हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत है बस तुम्हारी, अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल IG हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन जैसा कि देख रहे हो मेरे पीछे छंद प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करने वाले हैं और छंद के बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आने पर लाइक कमेंट करना न भूलें। तो शुरू करते हैं व्याख्यात्मक रूप से छंद प्रश्नोत्तरी। यानी अपन पहले छंद के बारे में समझेंगे और फिर छंद के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं उस पर व्याख्या रूप में चर्चा करने वाले हैं। तो चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक छंद। तो देखो ध्यान से देखना, ये टॉपिक आपको एक ही वीडियो से संपूर्ण रूप से समझ में आने वाला है। तो बिना समय गंवाए देखिए आप छंद के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अपन समझ लेते हैं। बिल्कुल, फिर आपको व्याख्यात्मक प्रश्न कैसे है अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि व्याख्यात्मक प्रश्न कैसे कराते हैं। मेरी आदत है, मैं कोई भी टॉपिक लेता हूं तो आपको संपूर्णता से उसको समझा देता हूं। तो देखो शुरू कर रहे हैं अपन छंद वाला टॉपिक। तो देखो छंद वाले टॉपिक में अच्छी तरह से देख लो। सबसे पहले इसके छंद के शाब्दिक अर्थ, छंद का व्युत्पत्ति अर्थ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो छंद क्या है? छंद है, छंद मूल धातु है प्लस असुन, बिल्कुल असुन प्रत्यय लगा हुआ है। छंद मूल धातु है और असुन इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, इससे मिलकर बना है छंद। ठीक है, अब इसका अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो छंद का शाब्दिक अर्थ कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखो क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ, देख लो। शाब्दिक अर्थ छंद का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छंद का शाब्दिक अर्थ लिख रहा हूं, प्रसन्न करना। क्या हो जाएगा? प्रसन्न करना। दूसरा बांधना, फुसलाना। ये जो जितने भी अर्थ है मैं लिख देता हूं, कई बार परीक्षा में सीधे सीधे ये शाब्दिक अर्थ से प्रश्न बन जाता है। तो प्रसन्न करना, फुसलाना और क्या हो जाएगा? बांधना। क्या हो जाएगा? बांधना। बिल्कुल बांधना होता है, इसका बांधना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक नियमों में बंधी हुई रचनाएं होती है, इसलिए इसको बांधना भी कहा जाता है। और क्या होता है? और हो जाएगा आच्छादित करना। क्या हो जाएगा? आच्छादित करना। सारा डिटेल में आपको समझाऊंगा, बस शर्त ये वीडियो पूरा जरूर देखें। और क्या हो जाएगा? आच्छादित करने के बाद में एक अर्थ और ले लेते हैं जो अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, अक्षर संख्या का परिमाण करना। क्या हो जाएगा? अक्षर संख्या का ये कई बार पूछा जा चुका है सीधा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। क्या हो जाएगा? अक्षर संख्या का परिमाण, बिल्कुल परिमाण करना। ये है। अभी अपन ने इसके छंद के बारे में देख लिया, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब यहां से अपन एक परिभाषा देख लेते छंद की। तो छंद की परिभाषा क्या बन रही है, तो वो देखो अपन यह परिभाषा देख लेते हैं, छंद की परिभाषा। तो परिभाषा देखो क्या हो जाएगी छंद की। बिल्कुल इसके आधार पर पूरे टॉपिक आपको मैं अच्छी तरह से तैयार करूंगा और फिर प्रश्न लूंगा। हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र के पूरे टॉपिक आज संपूर्ण रूप से व्यवस्थित होने वाले हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी रचना जिसमें यति, गति, चरण, मात्रा, गण के नियमों का पालन किया जाता है वो छंद है। अब क्या होती है यति, गति, बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो थोड़ा सा रख देते हैं ऐसी रचना, थोड़ा सा लिख दो ऐसी रचना। संपूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं समझोगे तब तक आपको छंद समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो, ऐसी रचना जिसमें
ऐसी रचना जिसके अंतर्गत या जिसमें यति गति, ये सारे बताऊंगा मैं, यति क्या होता है, गति क्या होता है, यति गति और क्या, चरण मात्रा गण, चरण मात्रा एक और गण। तो ऐसी रचना जिसमें यति गति चरण मात्रा गण के नियमों का पालन किया जाता है, चरण के नियमों का पालन किया जाता है, नियमों का पालन किया जाता है, उसे छंद कहते हैं। पालन किया जाता है, बस वही छंद है। अब एक छंद का शाब्दिक अर्थ एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, तो छंद का एक शाब्दिक अर्थ हो सकता है नियम। क्या हो सकता है, छंद को आप नियम भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें एक नियम का पालन किया जाता है, यति गति चरण मात्रा गण के नियमों का पालन किया जाता है, ठीक है, उसे छंद कहा जाता है। अब छंद को काव्य शास्त्र में और काव्य शास्त्र से पूर्व संस्कृत आचार्यों ने, और जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब से छंद को प्रमुखता से स्थान दिया जाता है, ठीक है, और छंद को प्रमुख वेदांगों में भी माना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा 6 वेदांग है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 वेदांग के बारे में देखो, 6 वेदांग है, कितने हैं, 6 वेदांग, 6 वेदांग है। 6 वेदांग के बारे में थोड़ा सा देख लो, 6 वेदांग। अब 6 वेदांग कौन कौन से हैं, मैं इसको डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहला वेदांग है वो है, सबसे पहला छंद, छंद है, ठीक है। दूसरा वेदांग कौन सा है, कल्प है, कल्प वेदांग है, कल्प। तीसरा कौन सा हो जाएगा, शिक्षा, शिक्षा। चौथा कौन सा हो जाएगा, निरुक्त, निरुक्त। पांचवा कौन सा हो जाएगा, निरुक्त के बाद में देखो छंद कल्प शिक्षा निरुक्त ज्योतिष, ज्योतिष, और छठा हो जाएगा व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण। इस प्रकार से ये 6 वेदांग है, उसमें देखो छंद को प्रमुख स्थान दिया गया है और छंद को वेद पुरुष का पाद या पैर समझा गया है। क्या, छंद पादो तु वेदस्य, क्या कहा गया है, छंद पादोषु वेदस्य, छंद पादो तु वेदस्य। तो देखो छंद को प्रमुख मानते हुए क्या कहा गया है, ध्यान रखना, छंद पादो तु वेदस्य, यानी छंद क्या है, छंद वेद पुरुष के पाद है। तो छंद को यह भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना, छंद क्या है, वेद पुरुष है, उनके पैर माना गया है, पादो मतलब पैर। छंद पादो तु वेदस्य, यानी छंद क्या है, वेद पुरुष के पैर है, और प्रमुख 6 वेदांगों में छंद को भी माना गया। अब प्रश्न बनता है कि छंद के आद्य या सर्वप्रथम प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो ध्यान रखना, छंद के प्रमुख आद्य प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, वर्मा जी को माना गया है। किसको माना गया है, तो आदि प्रवर्तक से संबंधित प्रश्न पूछ ले आपसे कि छंद के आदि प्रवर्तक कौन है। तो ध्यान रखना, आदि प्रवर्तक कौन है, वर्मा जी को माना गया है, वर्मा जी को छंद का आदि प्रवर्तक, क्योंकि वेद पुरुष के प्रमुख अंगों में इनको स्थान दिया गया और पहले ही छंद आता है, छंद कल्प शिक्षा निरुक्त ज्योतिष व्याकरण, ठीक है। अब छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है, आदि प्रवर्तक, आदि प्रवर्तक कह रहा हूं मैं, आदि प्रवर्तक है ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी से अपन लौकिक छंद तक कौन कौन प्रवर्तक है, उनको एक लाइन में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखना कौन कौन है। सबसे पहले है आदि प्रवर्तक के अंतर्गत देख लेते हैं। तो आदि प्रवर्तक के अंतर्गत देखो, सबसे पहले है वर्मा जी। कौन है, वर्मा जी। वर्मा जी के बाद में अगर बृहस्पति, कौन हो जाएगा, बृहस्पति। फिर इनके बाद में कौन हो जाएगा, बिल्कुल बृहस्पति हो जाएगा। उनके बाद में कौन सा हो जाएगा, चयवन। कौन हो जाएगा, चयवन। इनके बाद में बृहस्पति चयवन के बाद में कौन है, मांडव्य, मांडव्य,
मांडव्य। मांडव्य के बाद में कौन है, नीचे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। मांडव्य के बाद में शैतव, याशक, कौन हो जाएगा, शैतव। फिर नंबर आता है यातव, फिर नंबर आता है पेंगल। कौन है, शैतव, याशक और पिंगल। ये याशक कर देना इसको, कौन हो जाएगा, याशक। और फिर आता है पेंगल। पेंगल या पिंगल, इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, तो आप पिंगल याद रखना, पिंगल मुनि। ठीक है। अब आदि प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो कौन है, ब्रह्मा जी है छंद के। और यदि लौकिक प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो पिंगल है, कौन हो जाएंगे, आचार्य पिंगल। पिंगल को माना गया है। अब देखो छंद का थोड़ा सा अपन वर्गीकरण देख लेते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको एक बार अच्छी तरह से देख लो। अगर कोई नोट करना चाहे तो कर लो, फिर मैं इसी के अंतर्गत आपको थोड़ा सा और छंद के बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो। देख लिया आपने, चलो आगे देखते हैं अपन। आगे अच्छी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट आपको तैयार कराऊंगा छंद वाला अच्छी तरह से। ठीक है, अब छंद का वर्गीकरण देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। बिल्कुल सर, अच्छी तरह से। और प्रश्न लूंगा, पहला थोड़ा सा जहां से प्रश्न बन सकते हैं छंद के, उसको थोड़ा सा बता देता हूं। अब छंद का वर्गीकरण देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखना। छंद के वर्गीकरण से पहले जैसा मैंने बताया है, आदि प्रवर्तक से लौकिक प्रवर्तक तक जो पूरा बताया उसको एक बार वापस जरूर देखना, कौन कौन है, तो उसको एक बार वापस देख लो, फिर अपन वर्गीकरण करेंगे, ताकि यहाँ पर आपको पूरा छंद के बारे में डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो आदि प्रवर्तक कौन है, ध्यान रखना, वर्मा जी माने गए हैं। वर्मा जी, वर्मा जी के बाद में बृहस्पति जी का नंबर आता है, बृहस्पति जी। ठीक है, बृहस्पति जी के बाद में, ये मैं बता रहा हूं छंद के प्रवर्तक के बारे में, कौन आता है, चैवण का नंबर आता है, चैवण। चैवण के बाद में कौन है, अभी अब आपको बताया मैंने, मांडव, शैतक, मांडव। फिर कौन है प्रवर्तक, शैतक। फिर कौन है, फिर हो जाएंगे, देखो, ब्रह्मा जी, बृहस्पति, च्यवन, मांडव, शैतव और याशक और पिंगल। याशक, याशक और पिंगल, पिंगल मुनि। इस प्रकार से ये बृहस्पति, या हाँ यही लिख दो, कोई बात नहीं, यहां पे लिख दो आप, शैतव, याशक और पिंगल। ठीक है, याशक और पिंगल, ये तो है वर्मा जी। अब ध्यान रखना, वर्मा जी कौन है, वर्मा जी आदि प्रवर्तक है। और लौकिक साहित्य में छंद के प्रवर्तक कौन है, ध्यान रखना, पिंगल। यहां से दो प्रश्न है, मैंने आदि प्रवर्तक बता दिया। और अब अपन चर्चा कर रहे हैं वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण थोड़ा सा देख लो, क्योंकि यहां से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर मैं प्रश्नों में आपको एक एक छंद के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, छंद का वर्गीकरण छंदों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में। कैसे, एक है जो वैदिक छंद है और दूसरा कौन सा है, लौकिक छंद है। वैदिक छंद वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त होने वाले छंद है, और इसके प्रवर्तक कौन है, वर्मा जी है। और ये छंद 7 प्रकार के माने गए, और लौकिक साहित्य में प्रयुक्त होने वाले छंद को लौकिक छंद कहते हैं। तो पूछ लिया जाए तो वैदिक छंद दो प्रकार है, कौन कौन से, एक तो है वैदिक छंद, वैदिक छंद है, ठीक है ना, और दूसरा है लौकिक छंद। कौन है, लौकिक। अच्छी तरह से देखना, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक फिर प्रश्नों को करने का कोई मतलब नहीं है। वैदिक छंद क्या है, वैदिक छंद क्या है, वेद ग्रंथों में प्रयुक्त होने वाले। ये कहाँ होंगे, वेद ग्रंथों में, ध्यान रखना, वेद ग्रंथों में प्रयुक्त होते थे, उन्हें वैदिक छंद कहा जाता था। और इनको 7 माना गया। कितने हैं वैदिक छंद, ध्यान रखना, 7 ही है। फिर लौकिक छंद क्या है, लौकिक साहित्यों में ये क्या होते थे, लौकिक साहित्य। अभी अपना जो हिंदी साहित्य है ना, उसको लौकिक साहित्य माना गया है।
तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले छंदों को लौकिक छंद। अब यहाँ से वैदिक छंद के प्रवर्तक कौन है, मैंने बता दिया था आपको, फिर भी एक बार वापस देख लो कौन है। वैदिक छंद के कौन है, आप याद रखना है वर्मा जी। वर्मा जी को वैदिक छंद के प्रवर्तक आचार्य माना गया है। और लौकिक छंद के किसे माना गया है, तो ध्यान रखना, ये बताया हुआ है मैंने, पिंगल मुनि को वैदिक, लौकिक और वैदिक, समझ में आ गया अच्छी तरह से। आगे बढ़े, अब छंद वर्गीकरण को अपन जो अपने काव्य शास्त्र में और हिंदी साहित्य में वो लौकिक है, क्या है वो लौकिक है, उसके बारे में अध्ययन थोड़ा सा देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ जाए। अब लौकिक छंद की चर्चा करेंगे क्योंकि अपनी काव्य शास्त्र में लौकिक छंद ही है, वैदिक छंद नहीं है। अपन चर्चा करेंगे लौकिक छंद की, जो पिंगल मुनि इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। अब देखो, लौकिक छंद दो प्रकार के आपको मालूम है, ध्यान रखना है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। जो एक को कहा जाता है वर्णिक छंद, जहाँ वर्णों की गिनती की जाती है, उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। और दूसरा है मात्रिक छंद। क्या है, मात्रिक छंद, ये आपको मालूम है, इसमें मात्राओं की गिनती की जाती है। फिर इसके भी तीन तीन टुकड़े होते हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपको ध्यान होगा। इसके भी फिर तीन तीन टुकड़े हो जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो देखो थोड़ा सा देख लो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सम छंद, एक होता है विषम, और एक होता है अर्धसम। समझ में आ गया। अब अर्धसम, विषम छंद ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। सम में समान मात्राएं वर्ण होते हैं, विषम में समान नहीं होते हैं, और अर्धसम में आधे सम वर्ण होते हैं। ये तो वर्णिक के बारे में हो गया। ऐसे कैसे मात्रिक भी तीन प्रकार के होते हैं, अच्छी तरह से समझ लो। मात्रिक में भी वो सेम होता है, सम होता है, सम छंद होता है, सम मात्रिक छंद। एक हो जाएगा विषम मात्रिक छंद, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। और एक हो जाएगा अर्धसम, अर्धमात्रिक छंद। ठीक है, समझ में आएगी यहाँ तक। ये लौकिक छंद की चर्चा कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत सम छंद के अंतर्गत दो टुकड़े होते हैं, उसको ध्यान रखना। छम के अंतर्गत दो होते हैं, एक तो कहते हैं साधारण, एक को क्या कह रहे हैं, साधारण, याद रखना, और एक को कहते हैं दंडक। ठीक है, वर्णिक का बता देता हूं मैं पहले। वर्णिक के अंदर, इसके साधारण के अंतर्गत ध्यान रखना 1 से 26 वर्ण होंगे, उसे साधारण वर्णिक छंद कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, 1 से 26 वर्ण होंगे, ध्यान रखना है। ये साधारण में होता है। और 26 से अधिक वर्ण है, 26 से अधिक वर्ण है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे वर्णिक कहा जाएगा। दंडक, क्या कहा जाएगा, दंडक। 26 मतलब याद रखना, आपको 1 से 26 वर्ण है, वो साधारण वर्णिक छंद आएगा सम में, और 26 से अधिक है तो दंडक आएगा सम के अंतर्गत वर्णिक छंद। इसी प्रकार से ये मात्रिक का भी देख लेते हैं। मात्रिक में एक से वो की वो चीज है, इसमें ये ओनली पर सम में ही होता है, ध्यान रखना। ये सम का ही विभाजन होता है, तो इसमें भी वो के वो साधारण होगा। यह लिख देता हूं मैं, साधारण। तो साधारण में वो के वो बात है, इसमें कितनी होगी, इसमें ध्यान रखना, इसमें तो 1 से 26 को साधारण माना गया है, लेकिन मात्रिक में 1 से 32 तक मात्रा को, 1 से यदि 32 तक मात्रा है तो उसे कैसा माना गया है, सम साधारण मात्रिक छंद माना गया है। और अब दंडक का आप बता दोगे, दूसरा दंडक है। दंडक में क्या हो जाएगा, 32 से अधिक, 32 से अधिक यदि मात्रा है, 32 से अधिक मात्रा है तो वो कैसा माना जाएगा, प्रश्न आएगा, कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। दंडक सम मात्रिक छंद में मात्राएं कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 32। दंडक सम मात्रिक छंद में साधारण में कितनी मात्रा होती है, तो 1 से 32 होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो अच्छी तरह से यहां तक समझ गए। अब थोड़ा सा आपका प्रश्न है तो आप कहोगे सर वो नहीं बताए। बिल्कुल, अपन ने जो परिभाषा दी थी ना, परिभाषा आपने देखी हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था
कि छंद क्या है? ऐसी रचना जिसमें यति, गति, चरण, मात्रा, गण के नियमों का पालन किया जाता है तो उसे छंद कहते हैं। तो अब यति क्या है, गति क्या है, ठीक है, चरण क्या है, मात्रा क्या है, गण क्या है, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यति क्या हो जाएगी, यहां पर भी देख लेते हैं। इसे अपन कह सकते हैं छंद संबंधित शब्दावली। शब्दावली देख लो थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मेन जो अपने प्रश्न उत्तर दिए हैं उस पर चलेंगे, तो थोड़ा सा देखना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो देखो क्या है शब्दावली में। पहला मैंने कहा था यति, गति। तो यति क्या होती है? यति उसे कहा जाता है जहां वाचन करते समय आप विश्राम करते हैं, रुकते हैं थोड़ा सा, उसे यति कहते हैं। तो यति को आप लिख देना विश्राम या विराम। क्या लिख दोगे? विश्राम। थोड़ा यहां लिख देता हूं। यति को आप क्या कहोगे? यति को आप कहोगे विश्राम। क्या कहोगे? विश्राम या विराम। विराम को यति, यानी कहीं रुकना, वाचन करते हो, यह यति। दूसरा गति। गति का तो आप बता ही दोगे। यति, गति क्या हो जाएगी? गति वही हो जाएगी वाचन करते समय शोर में आने वाले आरोह अवरोह को गति कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्वर के आरोह अवरोह को, ये याद रखना, स्वर के आरोह अवरोह को क्या कहा जाएगा? गति कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? स्वर होते हैं, उनके आरोह अवरोह को गति। चरण आपको मालूम ही है। तीसरा चरण क्या है? चरण यानी एक छंद के अंतर्गत प्राय चार चरण होते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा बताने का काम नहीं। अब मात्राएं दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना। मात्राएं कितनी होती है? मात्राएं यहां देख लेते हैं, अगला तीसरा चौथा यहां देख लो। मात्राएं कितनी होती है? तो मात्राएं दो प्रकार की होती है इसके अंतर्गत। कौन कौन सी होती है? एक होती है लघु और एक होती है गुरु। ये दो मात्राएं होती है। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। बाकी यदि आप इसके बारे में व्यवस्थित अध्ययन करना चाहते हो तो इसी चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जो छंद संबंधित टॉपिक है उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है, उसको एक बार जरूर देख लेना। फिर इसको यदि देखोगे तो आप छंद का टॉपिक आपका बहुत ही शानदार ढंग से पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब मात्रा का ध्यान रखना। जो लघु होती है उसको खड़ीपाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और गुरु को वक्र रेखा के अंतर्गत बताया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है? ह्रस्व स्वरों के साथ तो लघु आएगा और दीर्घ स्वर है वहां पर क्या आएगा? गुरु आ जाएगा, यानी डबल मात्रा आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये डिटेल समझना तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आता है पांचवा गण। शब्दावली के अंतर्गत पांचवा गण किसे कहते हैं? यानी गण क्या? तीन वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसमें क्या होता है? तीन वर्ण होते हैं, उनका एक व्यवस्थित समूह होता है। क्या होता है? व्यवस्थित समूह, उसे गण कहा जाता है। तीन वर्णों के व्यवस्थित समूह को गण कहा जाता है। और गण का सूत्र भी आपको याद होगा, यह माता राजबाण सलगा। इस प्रकार से यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, शगण और लघु गुरु, ये सूत्र है, इसको आप उसमें देख लेना। समझ में आ गया? यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छी तरह से। अपन ने छंद के बारे में देख लिया, छंद का शाब्दिक अर्थ देख लिया, छंद के आदि प्रवर्तक के बारे में पढ़ लिया, छंद का वर्गीकरण देख लिया। लगभग मेरे हिसाब से छंद वाला टॉपिक लगभग पूरा हो गया है। अब अपन इसकी प्रश्न उत्तरी ले लेते हैं। तो चलो चलते हैं। पहला प्रश्न, अभी आपने अगर ध्यान से देखा है तो इसका आंसर दे सकते हो। तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? बिल्कुल ऋग्वेद में। कहां मिलता है? ऋग्वेद के अंतर्गत स्वर पर प्रमुख रूप से। और आदि प्रवर्तक किसे माना गया है? यह भी ध्यान रखना। वर्मा जी को छंद का आदि प्रवर्तक माना गया है। और लौकिक साहित्य के प्रवर्तक कौन है? इसे भी याद रखना। पिंगल को लौकिक छंद के बारे में, लौकिक छंद, ये तो हो जाएंगे लौकिक छंद। याद रखना, यहां से प्रश्न बनता है। छंद का टॉपिक बिल्कुल इजी बना रहा हूं, उसको अच्छी तरह से देख लेना। यानी लौकिक छंद के प्रवर्तक पिंगल जी और वैदिक छंद के, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। वैदिक छंद के प्रवर्तक कौन है? तो वैदिक छंद के ब्रह्मा जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ये वापस आ गया, कोई बात नहीं, ऋग्वेद के अंतर्गत। अगला चलो, अगला है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम। अभी मैंने बताया था को क्या कहा जाता है। अभी मैंने जो
पारिभाषिक शब्दावली बताई थी, उसमें आपको बताया था कि जहां विश्राम आता है, रुकना पड़ता है, वो है अपनी गति, यति। क्या हो जाएगी वो? यति। क्या हो जाएगी? यति। जहां विश्राम आता है, रुकना पड़ता है, वो क्या है? यति। क्या है? यति कहा जाता है। यति, विश्राम या विराम को यति कहा जाता है। इसको विश्राम या विराम भी कहते हैं। गण का आपको बता दिया, 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्ण होते हैं, 3 वर्णों के समूह को, अच्छी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। ठीक है। तुक, तुक यानी जो चरण के अंत में जो मिलाई जाती है उसे तुक कहा जाता है। गति, स्वर के आरोह, स्वर के आरोह अवरोह को ध्यान रखना, स्वर के आरोह अवरोह को, आरोह अवरोह को गति कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तुक छंद के चरण के अंत में मिलाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? तो ध्यान रखना, चरण भी होते हैं, यति भी होती है, तो इसमें हो जाएगा चरणों और यति दोनों से छंद विभक्त रहता है। आगे समझ में? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उस छंद को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है, 16 मात्राएं और 4 चरण, वो चौपाई होते हैं। 4 पाई के अंतर्गत 4 चरण और 16 मात्राएं बराबर होती है। अब चौपाई के बारे में देख लो, चौपाई कैसा है? तो ध्यान रखना, सम मात्रिक छंद। कैसा हो जाएगा? सम मात्रिक, बिल्कुल सम मात्रिक छंद है। और प्रत्येक कितनी, यहां बता रहा है भाई मात्रिक ही होगा, 16 मात्राएं होती है, तो क्या हो जाएगा? सम मात्रिक है, 16 है, समान मात्रा है, सम मात्रिक छंद है। अब इसमें मात्राएं कितनी होती है? तो 16 मात्राएं होती प्रत्येक चरण में, ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से। और अब देखो दोहा, दोहा को याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूं। ये तो अपना आंसर हो गया। अब दोहा को देखो ध्यान से, कैसे आप देखोगे दोहे को? तो दोहे को याद करने, दोहा 13, दोहा किसका है? 13 है। अब दोहे में मात्राएं कितनी होती है? दोहा 13, 11 मात्राएं होती है। अब जब 13, 11 मात्रा होती है, 13 और 11, तो ये आपको समान लग रही कि नहीं? विषम भी नहीं है, ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। दोहा कैसा है? याद रखना, अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसको यहाँ पे याद करते हुए चले, अर्ध सम मात्रिक छंद है। दोहा 13, इसमें 13, 11 मात्राएं होती है। ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो आप, और दोहे के बारे में इसके प्रत्येक दोहे में क्या, अंत में, दोहे के अंत में लघु आना आवश्यक है, ध्यान रखना। इसमें अंत में लघु जरूर आएगा, ध्यान रखना, अंत में लघु आएगा। लघु यानी एक मात्रा है, एक मात्रा आएगी, वो दोहा है। अब इसका उल्टा कर दो, वो आपका हो जाएगा ये उल्टा सोरठा। याद रखना, सोरठा क्या हो जाएगा? सोरठा दोहे का उल्टा होगा। तो अब क्या हो जाएगी? इसमें मात्रा 11, 13 सोरठे के अंतर्गत हो जाएगी। अब आप थोड़ा सा रोला का देख लो। रोला क्या है? रोले को यहाँ पर अच्छी तरह से थोड़ा सा देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रोला क्या है? रोला 24 मात्राओं वाला सम छंद है। क्या है? पहला तो ये सम छंद है, इसको याद जरूर रखना, ये सम छंद है। इसके अंतर्गत 24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं, बिल्कुल 24 मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती है। और 11, 13, ये ध्यान रखना, कई बार गड़बड़ हो जाता है। ये सोरठे की तरह 11, 13, 24 का होता है। ठीक है ना? तो रोला, रोले के बारे में बता रहा हूं अभी। देखो, रोले में सम छंद है 11, 13, यानी 24 मात्रा 11, 13 के अनुसार होती है। और इसमें क्या है? तुक प्राय 2 चरणों में मिलती है। तुक कहाँ मिलेगी? 2 चरणों में, 2 चरणों के अंतर्गत तुक मिलेगी प्राय। ये हो गया, समझ में आ गया। यहां से अपन ने दोहा देख लिया, दोहा आ जाओ तो 13 सोरठा देख लिया, दोहे का उल्टा होता है सोरठा। रोले के बारे में सम छंद है, 24 मात्राएं होती है, तुक 2 चरणों के अंत में मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छंद शास्त्र में आदि प्रेरणता है? आप बता दोगे। अभी मैंने व्याख्या करके आपको बताया था। तो आदि प्रवर्तक कौन है छंद शास्त्र में? आदि प्रवर्तक तो आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है? पिंगल ऋषि।
तो पिंगल ऋषि को आदि पर्वतक माना गया छंद शास्त्र का। अगला प्रश्न देखिए, अगला महत्वपूर्ण, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या कितनी है? तो 8 गण होते हैं। 8 गण होते हैं। गण कैसे होते हैं? ये गणों के बारे में देख लो। गणों का एक सूत्र है। गणों के क्या है? एक सूत्र, उसी याद कर लो। या माता राजबान, या माता राजबान सलगा। ठीक है, अब देखो यहां से हो जाएगा यगण, यहां से हो जाएगा मगण, यगण मगण, यहां से हो जाएगा तगण, यहां से हो जाएगा रगण, यहां से हो जाएगा जगण, यहां से हो जाएगा बगण, फिर हो जाएगा नगण, फिर हो जाएगा सगण। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गणों की संख्या कितनी होती है? 8। याद रखना, 8 गण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद अच्छी तरह से देखना। कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनती है? कुंडलिया किन से बनती है? दोहा और रोला से। अब देखो इसमें दोहा और रोला कहाँ लिखा हुआ है क्या कहीं पे? रोला और दोहा, बिल्कुल रोला और दोहा से मिलकर कुंडलिया बनती है, ध्यान रखना। अब देखो कुंडलिया कैसा, थोड़ा सा देख लो, कुंडलिया कैसा छंद है। तो कुंडलियों के बारे में, कुंडलिया किस में आएगा? वर्णिक में आएगा या मात्रिक में आएगा? तो ध्यान रखना, मात्रिक छंद है। कौन सा है? कुंडलिया। सबसे पहले कुंडलियों को देख लेते हैं। विषम मात्रिक छंद है। क्या है? विषम मात्रिक छंद है। इसमें विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं कुंडलियों में, ध्यान रखना। ये दो और रोले से मिलकर, दोहे और रोले से मिलकर, ये याद रखना, कुंडलियां दोहे और रोले से या रोला से मिलकर बनती है। ये छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है, जिस शब्द से प्रारंभ होता है, शब्द से, कुंडलिया जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी से खत्म होता है। जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी से खत्म होता है, अंत होता है। यानी प्रारंभ और अंत में एक ही शब्द आता है, एक ही शब्द आएगा, ध्यान रखना। प्रारंभ में जो आ गया शब्द, वो के वो छंद के अंत में वो शब्द आएगा, वहां पर क्या हो जाएगी? कुंडलिया है। अब ध्यान रखना, कुंडलियों को गाथा छंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाथा, गाथा छंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाथा, गांथा नहीं, गाथा छंद भी, ये याद रखना। गाथा छंद कुंडलियों को कहा जाता है। ये छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका सॉरी समापन भी होता है। तो अपन ने सोरठा के बारे में देख लिया था। रोला आपको बता दिया मैंने। रोला में क्या है? सम मात्रिक छंद है। 24 मात्राएं होती, मैंने बताया था आपको। 24 होती है मात्राएं, जिसमें 13-11 वाला होता है, तुक मिलती है, समझ में आ गया था। और तुक प्राय 2 छंदों में है। रोला बता दिया था। चौपाई में 16 होती है। दोहा हो गया, दोहा 13। दोहे का पूछ लिया जाएगा, भाई मेरा नहीं है, दोहा 13, यानी 13-11 मात्राएं होती है। अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद यदि हिंदी साहित्य में पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखना, अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद कड़वक को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। महत्वपूर्ण प्रश्न, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? भाई बता दिया मैंने, दोहा छंद का विपरीत कौन सा होता है? तो सोरठा होता है। जब दोहा क्या है? दोहे में मात्रा ध्यान रखना, अर्ध सममात्रिक है और दोहा 13, यानी 13-11 मात्राएं होती है। ठीक है ना। और अंत में लघु आना आवश्यक है। क्या हो जाएगा? दोहे के अंतर्गत, अंत के अंतर्गत, दोहे में अंत में क्या आता है? दोहे में अंत में लघु जरूर आता है। ठीक है, तो दोहा 13 है, 13-11, तो सोरठे में कितनी हो जाएगी? 11-13 मात्राएं होती है। और ये भी बिल्कुल अर्ध सममात्रिक है। कैसा है? अर्ध सममात्रिक है, बिल्कुल ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है। समझ में आ गया? दोहा समझ लिया। कुंडलिया, कुंडलिया मैंने आपको बताया है, कुंडलिया दोहे प्लस रोला, रोला से मिलकर कुंडलिया बनी है, ध्यान रखना। अब दोहे को आपने देख लिया, दोहे में 13-11 मात्रा होती है। ठीक है, रोले में कितनी होती है? 24 मात्रा, जो 13-11 के हिसाब से होती है। और कुंडलियों में कितने चरण होते हैं? ध्यान रखना,
6 चरण होते हैं। कुंडलियों में कितने चरण होते हैं? 6 चरण माने जाते हैं। अब कुंडलियों का जो प्रथम शब्द होता है वही प्रथम शब्द होता है, वही अंतिम शब्द होगा, अंतिम चरण का शब्द भी वही होगा। कुंडलियाँ याद होगी। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न देखो, अगला महत्वपूर्ण, अवधि का निजी छंद। अवधि का निजी छंद, अवधि का निजी छंद किसे माना गया है? निजी छंद, ध्यान रखना, बर्वे को माना गया है अवधि का। अब बर्वे छंद के बारे में क्या है? ये अर्धसम मात्रिक छंद है। बर्वे कैसा है? अर्धसम मात्रिक छंद है। वापिस देखो भाई, अर्धसम मात्रिक छंद है, ये याद रखना। बर्वे क्या है? और बर्वे 12 मात्राएं होती है, ठीक है। अर्धसम मात्रिक छंद है, एक तरफ सम में मात्रा, एक में विषम मात्रा है, तो अर्धसम मात्रिक छंद है बर्वे। और एक इंपॉर्टेंट है, इसे ध्रुव और दूसरा क्या कह रहे हैं? कुरंग। ध्रुव और कुरंग नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है ध्रुव या कुरंग छंद किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बर्वे छंद को ध्रुव और कुरंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ एक नया आया है छप्पे। तो छप्पे किसे कहते हैं? छप्पे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। छप्पे छंद क्या है? छप्पे विषम छंद है। कैसा है? विषम मात्रिक छंद है, बिल्कुल विषम मात्रिक छंद, ये ध्यान रखना। छप्पे, कई बार छप्पे का परीक्षा में सीधा पूछा जाता है छप्पे के बारे में। अब छप्पे भी 2 छंदों से मिलकर बनता है, ध्यान रखना। ये छप्पे बनता है रोला प्लस उलाला से मिलकर। हाँ, उलाला, बिल्कुल रोला और उलाला से मिलकर बनता है, ठीक है। तुक, इसमें अपन पढ़ रहे हैं छप्पे छंद के अंतर्गत। छप्पे छंद के अंतर्गत देखो किससे मिलके बनेगा? विषम मात्रिक छंद है छप्पे, और इसमें रोला और उलाला से मिलके बनता है। कि सर फिर उलाला के बारे में थोड़ा सा बता दो। बिल्कुल, उलाला के बारे में देख लो। उलाला क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है। उलाला के बारे में थोड़ा सा देख लो। उलाला अर्धसम मात्रिक छंद है। क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है उलाला, ठीक है। अब उलाला में क्या सर मात्राएं कितनी होती है उलाला के अंतर्गत? तो उलाला के अंतर्गत मात्राएं देखो, रोला का तो आपको मालूम ही है, समझ में आ गया। अब ये ध्यान रखना, छप्पे किससे बनता है? रोला प्लस उलाला, 2 चरणों के योग से छप्पे बनता है, ठीक है। ये अर्धसम मात्रिक है। कौन है? उलाला। उलाला क्या? इसमें अर्धसम और इसमें मात्राएं होगी है 15-13, याद रखना। इसमें मात्राएं कितनी होगी? 15-13 पे यति लगेगी। तुक सम चरणों में होती है, ध्यान रखना। तुक कहाँ होगी? सम चरणों के अंत में तुक मिली जाएगी, तो अर्धसम मात्रिक है उलाला। उलाला के अंतर्गत 15-13, उलाला 15-13, ठीक है। समझ में आ गया? अर्धसम मात्रिक छंद है। और इसे भी छप्पे को बिल्कुल भाई गाता छंद कहा जाएगा। 2 छंदों से मिल रही है तो गाता छंद, यानी इसे भी गाता छंद, कुंडलियों को भी गाता छंद कहा जाता है और इसे भी गाता छंद कहा जाता है। आगे बढ़े, समझ में आ गया यहाँ तक? तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? वर्णित छंदों में किसका विचार होता है? भाई वर्णिक में किसका होगा? वर्णों का होगा, तो वर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छप्पे किस प्रकार का छंद है? ये आ गया भाई, अभी बताया मैंने। छप्पे कैसा है? अरे भाई विषम है। छप्पे कैसा है? विषम है। जैसा कि मैंने बताया, रोला और उलाला से मिलके बनता है। रोला और ये रोला प्लस उलाला, अभी बताया जो उलाला से मिलकर छप्पे बनता है। तो छप्पे कैसा है? छप्पे कैसा छंद है? छप्पे विषम मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न, अगला देखो, किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14-12 पर 26 मात्राएं होती है और 14-12 पर यति होती है? तो क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत? याद ध्यान से, गीति का छंद है। 26 मात्राएं होती है और 14-12 पर, अब 14-12 पर यति है तो आपको यहीं से नजर आ जाएगा कैसा है? छम मात्रिक छंद है। गीति का कैसा है? छम मात्रिक छंद है, याद रखना। इसमें कितनी मात्राएं होती है? 26 मात्राएं। कैसे होती है? तुक प्राय 14-12 पर। इसको याद करने का एक सूत्र मुझे याद आ रहा है, वो जरूर देख लो आप। सूत्र क्या है? सम गीतिका का, तो ध्यान रखना 4 बार गीतिका, हरि गीतिका
सूत्र देखो, ये याद करना, बहुत ही अच्छा सूत्र है कि किताबों में दे रखा है तो आपको याद हो जाएगा। हरी गीतिका आपको लिखना है, हरी गीतिका, हरी गीतिका, हरी गीतिका, हरी गीतिका, हरी गीतिका, गीतिका, यहाँ गीतिका ही लिखोगे और फिर वापस लिखना हरी गीतिका, हरी गीतिका। ये सूत्र है किसी का, गीतिका का। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इधर 14 मात्राएं होगी यहाँ और यहाँ हो जाएगी 12 मात्रा, तो 14 12 26 मात्रा सममात्रिक छंद है गीतिका। ठीक है, समझ में आ गया गीतिका। अब इस एक हरी गीतिका आता है, हरी गीतिका। तो हरी गीतिका में क्या करना है, हरी गीतिका के अंतर्गत ध्यान रखना 4 बार हरी गीतिका लिखना है, हरी गीतिका, हरी गीतिका, हरी गीतिका, हरी गीतिका। अभी यहाँ याद हो जाएगा आपको, हरी गीतिका, हरी गीतिका, हरी गीतिका और हरी गीतिका, ये 4 बार लिख दिया। अब जैसे इसमें गीतिका में कितनी होती है 26, तो हरी गीतिका के अंतर्गत ध्यान रखना 28 मात्राएं होती है। जब इसमें 26 होती है 14 12 पे, तो इस पे 16 12 बराबर 28 होगी, कितनी हो जाएगी 28 मात्रा होगी। और ये भी भाई 16 12 मिल रही है, तो कैसा है, सममात्रिक छंद है, कैसा है, छम है। तो गीतिका का हो गया, हरी गीतिका का हो गया। अगला देखें, वीडियो लंबा हो जाएगा। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। प्रथम और बता दिया था भाई मैंने, कुंडलिया, कुंडलिया, कुंडलिया किससे बनती है बताइए आप, कुंडलिया किससे मिलके बनेगी, कमेंट में लिख के बताना आप, कुंडलिया किससे बनती है। तो ध्यान रखना विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया। और कुंडलिया 6 चरण होते हैं कुंडलिया के, और कुंडलिया किससे बनती है, दोआ और रोला से। याद कर लो भाई, दोआ एक आएगा और रोला से कुंडलिया बनती है। समझ में आ गया। यहाँ